हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। काफी इजी चैप्टर है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, फटाफट इसको डिस्कस करके खत्म करते हैं। देखो, सबसे पहले ये स्टार्ट करने के पहले हम लोग को दो टर्म समझना जरूरी है कि जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का मतलब होता क्या है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखो, पता है जनरली क्या होता है कि मान लो एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस में कुछ रॉ मटेरियल जाएगा, कुछ कन्वर्जन कॉस्ट लगेगा और कन्वर्जन कॉस्ट लगने के बाद जनरली एक नहीं एक से ज्यादा प्रोडक्ट निकलता है, एक से ज्यादा आउटपुट निकलता है। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट या एक से ज्यादा आउटपुट निकल रहा है, मान लो निकल रहा है ए, बी और सी, तो मेरे को ये जानने का इंटरेस्ट हमेशा रहेगा कि ये तीन में से कौन सा एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट मेन प्रोडक्ट है और कौन सा एक सब्सिडी कचरे के फॉर्म में निकल गया। अब मान लो एग्जांपल देते हैं, मान लो ए निकला है 100 यूनिट, बी निकला है 50 यूनिट, सी निकला है 30 यूनिट और मान लो इसको बेचते हैं एट द रेट ₹10,000 पर टन, एट द रेट 8,500 पर टन, एट द रेट 7,500 पर टन। तो देखो तीनों को बेच के एक अच्छा खासा सब्सटैंशियल सेल वैल्यू आता है। तब इस केस में हम लोग ये नहीं बोल सकते इन तीन में से कोई फालतू प्रोडक्ट है, तीनों कंपनी के लिए एक मेन प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अगर ये तीनों मेन प्रोडक्ट है तो अगर एक से ज्यादा मेन प्रोडक्ट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो मेरा जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वो सारा प्रोडक्ट जो सारा का सारा कंपनी के लिए क्या है, मेन प्रोडक्ट के नेचर का। डन। नेक्स्ट, पर वही अगर बाई चांस मुझे पता चले कि मान लो जो प्रोडक्ट सी है जो 30 यूनिट जनरेट हुआ, इसको बाजार में हम लोग बेचेंगे एट द रेट 100 रुपया पर यूनिट या 10 रुपया पर यूनिट, तो ये 10,000 में बिकता है, ये 8,500 में बिकता है, ये खाली 10 रुपए पर यूनिट में बिक रहा है। जरा एक बात तो क्लियर है, कंपनी के लिए मेन प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी के लिए मेन प्रोडक्ट नहीं है। कंपनी कभी भी इसके लिए स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा किस तरीके से हम लोग इसको बेचे। तो इस तरह के प्रोडक्ट हम लोग क्या बोल जाएंगे, बाय प्रोडक्ट। तो मेरा बाय प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से इमर्ज करता है, अराइज करता है, इवेंचुअली आ गया, इंसिडेंटली आ गया, मेन उद्देश्य नहीं था उसको बनाने का पर वो बन गया, और जिसको मार्केट में बेच के उतना पैसा ना मिले वो क्या होता है, बाय प्रोडक्ट। पर वही अगर सारा का सारा प्रोडक्ट जो एक ही पॉइंट से स्प्लिट होता है, एक ही प्रोसेस के बाद पर बेच के सब्सटैंशियल पैसा मिल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन प्रोडक्ट या इन शॉर्ट जॉइंट प्रोडक्ट। डन। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले, मान लो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लो ये एक पर्टिकुलर रिफाइनरी है और मान लो रिफाइनरी के अंदर में हम लोग सबसे पहले क्रूड ऑयल डाले, ये एक रिफाइनरी, मान लो यहां पे हम लोग क्रूड ऑयल डाले और यहां से दो प्रोडक्ट निकला, एक निकला रिफाइन होकर रिफाइंड ऑयल और अगला निकला डी ऑयल्ड केक, अगला निकला डी ऑयल्ड केक। ठीक, तो ये सिनेरियो में इसको बेच के अगर 50,000 रुपया पर टन है तो इसको बेच के भी 30,000 रुपया पर टन मिलता है, यानी अच्छा खासा वैल्यू ये भी कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर में, कंपनी के सेल्स वैल्यू के अंदर में। तो भैया कंपनी के लिए दोनों मेन प्रोडक्ट है, और अगर ये दोनों मेन प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, अगर ये दोनों मेन प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स। ठीक, और एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक कंपनी में सबसे पहले कुछ शुगर केन आया, इसको क्रश किया गया और वहां से दो चीज निकला, एक निकला शुगर केन, सॉरी एक निकला शुगर, एक निकला मोलासेस। अब जब शुगर को बेचेगा तो बेच के बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, ये कंपनी के लिए मेन प्रोडक्ट है। पर मोलासेस इज लाइक अ कचरा,
बस ये इंसिडेंटली निकल गया, और निकला तो उसको इकट्ठा तो करेंगे नहीं, बेचेंगे तो है ही, पर बेच के उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं आना, उतना रेवेन्यू नहीं आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय प्रोडक्ट। जो एक बात समझना, एक सिंपल सा बात कि देखो यहां पे भी इससे दो चीज निकला, यहां पे भी इससे दो चीज निकला, ये दोनों मेन प्रोडक्ट था तो नाम दे दिए जॉइंट प्रोडक्ट, और इसमें एक कोई कचरा टाइप का निकल गया, उसको हम लोग क्या नाम दिए, बाय प्रोडक्ट। अब करना क्या है, करना यह है कि इस प्रोसेस के अंदर में जितना भी खर्चा लगा है मेरे को दोनों प्रोडक्ट के बीच में बांटना सीखना चाहिए। अब जो मेन प्रोडक्ट है उसके लिए तो भैया लॉजिकल तरीका से दोनों कॉस्ट निकलना चाहिए, पर अगर कोई बाय प्रोडक्ट आया है ना तो भाई कचरा है, तो कचरे का कभी हम लोग कॉस्ट के वैल्यू नहीं करते, कचरे को कचरे के रेट में वैल्यू करते हैं, तो इस टोटल खर्चा में से कचरे के वैल्यू को हटा बाकी मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट निकल जाएगा। पर यहां तो भाई दोनों मेन प्रोडक्ट है, तो मुझे इस जॉइंट कॉस्ट को, इस कॉमन कॉस्ट को दोनों के बीच में बांटना है। ठीक, अब एक काम करते हैं, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग समझ लेते हैं। मान लो ये है प्रोसेस 1, मान लो ये है प्रोसेस 2, ये है प्रोसेस 3, ये है प्रोसेस 4। ठीक, अब यहां पे मेरा कुछ मटेरियल कॉस्ट लगा, मान लो 50 लाख, कुछ कन्वर्जन कॉस्ट लगा 30 लाख, टोटल में 80 लाख। मान लो तीन प्रोडक्ट निकला, ए, बी और सी। अब तीनों को फर्दर प्रोसेस करना पड़ रहा है, तीनों में कॉस्ट लगता है, मान लो यहां पे 20 लाख रुपए का कॉस्ट लगा, यहां मान लो 30 लाख का लगा, यहां मान लो 15 लाख का लगा। उसके बाद ये फिनिश गुड बन के हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक, अब जरा देखो यहां पे ना ये एक लाइन बनाता है, एक लाइन, इस लाइन के पहले जितना कॉस्ट है, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये इसका एक और नाम है सेपरेशन पॉइंट। ये पॉइंट को बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट या सेपरेशन पॉइंट। कारण क्या, देखो ये वो पॉइंट है जहां से मेरा प्रोडक्ट स्प्लिट हुआ, अलग हुआ। अब स्प्लिट होने के पहले देखो मेरा कुछ खर्चा लगा, इसका नाम है प्री सेपरेशन, सेपरेट होने के पहले का कॉस्ट। ये इसका एक और नाम है कॉमन कॉस्ट, ये इसका एक और नाम है जॉइंट कॉस्ट। ठीक, मेरा कुछ खर्चा लग रहा है स्प्लिट होने के बाद, इस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक, करना क्या है, करना कुछ है कि जो मेरा कॉमन कॉस्ट है या जॉइंट कॉस्ट है या प्री सेपरेशन कॉस्ट 80 लाख है, ये ना सिर्फ ए के लिए है, ना सिर्फ बी के लिए, ना सिर्फ सी के लिए, ये तो तीनों के लिए है। और अगर ये तीनों के लिए तो मुझे इसको तीनों में बांटना है। मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, इस 80 लाख को बांटेंगे, एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो 40 लाख इधर, 15 लाख इधर, 25 लाख इधर। तो ये 80 लाख को मेरे को तीनों में बांटना है, ए, बी और सी में। क्वेश्चन उठता है क्यों, ताकि ए, बी और सी को जो फाइनली बेचेंगे तो बेचने में मेरा टोटल कॉस्ट क्या लगा हम लोग कैलकुलेट कर पाए। टोटल कॉस्ट क्या लगेगा, प्री और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट मिला दे, तो प्री में 40 है, पोस्ट में 20 यानी मिला के 60, प्री में 15 यहां 30 यानी मिला के 45, 25 और 15 यहां मिलाकर क्या आएगा 40 लाख। यानी शॉर्ट, ये पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मेरा जितना भी कॉमन कॉस्ट या जॉइंट कॉस्ट या प्री सेपरेशन कॉस्ट लगा उसको तीनों जॉइंट प्रोडक्ट के बीच में बांटना है। अब ये बांटने के लिए बहुत सारा मेथड हमारे सिलेबस में है। वो क्या क्या मेथड है जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या है मेथड, पहला मेथड का नाम है फिजिकल यूनिट मेथड। देखो हेडिंग क्या लिखा हुआ है, जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन यानी बांटना है, उसको बांटने के लिए कुछ कुछ मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। बड़ा सिंपल मेथड्स है। आप पहला है हमारा फिजिकल यूनिट मेथड, नाम खुद बता रहा है, यूनिट्स के रेशियो में बांटना है। यानी प्रोसेस से 3 प्रोडक्ट निकला ए बी सी, कितना कितना यूनिट निकला, मान लो 500, 300, 200, और मान लो मेरा जॉइंट कॉस्ट था 60,000। इसका मतलब ये प्रोसेस में 60,000 लगा, यहां से 3 प्रोडक्ट आया ए बी सी, कितना यूनिट आया 500 यूनिट, 300 यूनिट, 200 यूनिट, तो ये 60,000 रुपए को मेरे को ये तीनों में बांटना है। क्वेश्चन उठता है किस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में। नाम क्या है, फिजिकल यूनिट मेथड।
यानी जितना फिजिकल यूनिट आया उस रेशियो में बांट रहा है। तो मेरा रेशियो क्या बनेगा, 5 3 2। हम लोग क्या करेंगे, 60,000 को बांटेंगे 5 3 2 के रेशियो में, जो आएगा 30,000, 18,000 एंड 12,000। डन। मेरा पहला मेथड, बहुत इजी मेथड था। और मेरा अगला मेथड का नाम है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड में सेम कहानी, एग्जैक्ट सेम होगा, बस खाली यहां पे हम लोग रेट पर यूनिट निकालते हैं या एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। कैसे, देखो 60,000 लग रहा है 1000 यूनिट के लिए, तो रेट पर यूनिट कितना आएगा, 60। मेरा रेट पर यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, 60 रुपया पर यूनिट। तो जितना जितना यूनिट आया एट द रेट 60 रुपया पर यूनिट करके बांट देंगे। तो 500 इंटू 60 30,000, 30,000 इंटू 60 18,000, 200 इंटू 60 12,000। तो मेरा पहला फिजिकल यूनिट मेथड, अगला एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। बड़ा इजी दो मेथड था। तीसरा मेथड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। अब मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड एक मेथड है जिसके अंदर में मेरे को ना जो जॉइंट कॉस्ट है ना उसको ट्रैक करना पड़ता है कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कितना कितना है। यानी जितना मेरा जॉइंट कॉस्ट लगा, मान लो 1 लाख, यहां से दो प्रोडक्ट निकला ए और बी, मेरे को यहां पे ट्रैक करना पड़ता है इस 1 लाख रुपए के अंदर में फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है। कैसे ट्रैक करें, फिक्स्ड कॉस्ट मान लो है 40,000, वेरिएबल कॉस्ट है मान लो 60,000। यानी इस 1 लाख रुपए में कितना फिक्स कितना वेरिएबल है हम लोग अलग से ट्रैक करेंगे। और मेरा वेरिएबल कॉस्ट अलग रेशियो में बटेगा, फिक्स कॉस्ट अलग रेशियो में बटेगा। क्वेश्चन उठता है किसका रेशियो क्या रहेगा। मान लो दोनों कितना कितना यूनिट बना है, 500 300 दिया हुआ है। मान लो मार्केट में बेच रहे हैं 10 और 8 के रेट में, मान लो सब रुपीज इन थाउजेंड्स है। ठीक, इस नंबर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मान लो ये है 100 रुपया और ये मान लो 80 रुपया। ₹180। ठीक, तो 500 यूनिट एट द रेट 100, मेरा सेल वैल्यू कितना आया 50,000। 300 एट द रेट 180, ये कितना आया 54,000। ठीक, अब देखो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 60, फिक्स कॉस्ट है 40, दोनों को बांट रहा है। ध्यान देना, वेरिएबल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, कितना यूनिट बनाए। तो वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग सेग्रीगेट करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के रेशियो में। नंबर ऑफ यूनिट्स का रेशियो क्या है, 500 300, क्या बनेगा 5:3। यानी 60,000 रुपए को हम लोग बांटेंगे 5:3 के रेशियो में। तो अगर आप लोग बांट के देखेंगे तो देखना ये आएगा 37,500, जाएगा 22,500। वेरिएबल कॉस्ट बांट दिए, चलो इसका काम हो गया। अब सेल पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, माइनस करते मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा। देखना ये आएगा 12,500, ये आएगा 31,500, जाएगा 12,500 और दूसरा वाला आएगा 31,500। मेरा जो फिक्स कॉस्ट है ना, ये मेथड अज्यूम करता है जो मेरा फिक्स कॉस्ट है इसको हम लोग बांटेंगे किस रेशियो में, कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। यानी 40,000 को बांटेंगे इन दोनों के रेशियो में, तो रेशियो क्या बनेगा 125 और 315। कोई शायद इसको फर्दर भी तोड़ सकता है, 5 का ये मल्टीपल है, 25:63, जो मन चाहे तोड़ सकता है। फाइनली हम बताते हैं ये अमाउंट कितना बन जाएगा, 11364, जाएगा 28,636। ठीक, तो ये मेरा पहला था फिजिकल यूनिट मेथड जो बड़ा आसान था। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड भी एग्जैक्ट सेम वही रहेगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में फिक्स्ड वेरिएबल में सेग्रीगेट किए, जो मेरा फिक्स कॉस्ट है, जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है वो यूनिट के रेशियो में बटा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटा कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांट दी। 3 मेथड हुआ। मेरा नेक्स्ट मेथड है रिवर्स कॉस्ट मेथड।
ये मेथड देखो क्या है, इसमें थोड़ा बुद्धि लगाना। मान लो ये एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर में 4 डिपार्टमेंट है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। ठीक, मेरा यहां पे कुछ खर्चा लगा इस प्रोसेस में, मेरे को क्या करना है, 3 प्रोडक्ट एबीसी में बांटना है। मेरे फर्दर प्रोसेसिंग में भी कुछ कॉस्ट लगा, तो मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया हुआ है। अब जब प्रोड्यूस हो गया उसको मार्केट में बेचेंगे तो ऑब्वियस सा बात है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, ऐड करेंगे प्रॉफिट तो मुझे सेल मिलेगा। ठीक, अब देखो मेथड का नाम क्या है, रिवर्स कॉस्ट मेथड। जब यहां पे रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए मुझे यहां का कॉस्ट को सेग्रीगेट करना सीखना है। रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए जब यहां पर पता है हम लोग क्या करेंगे, तीनों का सेल वैल्यू मुझे पता रहेगा, उससे स्टार्ट करेंगे, उल्टा चलेंगे। प्रॉफिट कितना कमाना है मुझे पता रहेगा, माइनस करेंगे तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया। कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दो ही तो कॉस्ट आएगा, एक प्री सेपरेशन, एक पोस्ट सेपरेशन। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट मुझे पता है, माइनस करेंगे तो प्री सेपरेशन का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। और अगर मेरा एस्टिमेशन सही है तो ये एग्जैक्ट इसके बराबर आएगा। जो प्री सेपरेशन आया ना, तीनों को जोड़ के एग्जैक्ट इसके बराबर आएगा। पर अगर नहीं भी आया तो घबराना मत, इस जॉइंट कॉस्ट को एग्जैक्ट उस रेशियो में बांट देंगे। इसका मतलब नाम है रिवर्स कॉस्ट, बैक कैलकुलेशन करके कॉस्ट कैलकुलेट कर। तो देखो यहां पे कुछ काम ऐसा करेंगे, मान लो 3 प्रोडक्ट है एबीसी, तीनों का जो फाइनल सेल वैल्यू है मुझे पता रहेगा, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू से शुरू किए, माइनस करेंगे, सब एस्टिमेटेड है, माइनस करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तीनों में क्या कमाना है। कॉस्ट शीट को याद कर, सेल में से प्रॉफिट माइनस हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। अब एक और ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगा होगा, उसको माइनस करेंगे, तो मुझे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। अब मेरा प्रोडक्शन करने के लिए वो कॉस्ट दो ही लगता है, एक प्री पोस्ट। प्री वाला तो टोटल में पता है, वही तो अलग करना है, पर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट मुझे पता है, माइनस करेंगे, तो मुझे प्री सेपरेशन कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक, अब जितना मेरा जॉइंट कॉस्ट लगा हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट इसी के रेशियो में उसको सेग्रीगेट करेंगे। जब वैसे देखा जाए ना, सेल वैल्यू में से पहले प्रॉफिट माइनस हुआ, अगला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस हुआ, अगला पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट माइनस हुआ, मेरे को सीधा जॉइंट कॉस्ट को बांटने के लिए वो रेशियो मिल जाएगा। डन। तो फाइनल सेल वैल्यू से प्रॉफिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो बचा जॉइंट कॉस्ट को हम लोग उसी रेशियो में बांट देंगे। डन। चलो, ये था हमारा मेथड नंबर 4। अब अगला है मेरा मेथड 5 और 6, जो काफी सिंपल है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। आई थिंक ये नाम खुद बता रहा है, यहां पे जॉइंट कॉस्ट को बांटना है किस रेशियो में, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। इसका मतलब ये मेरा प्रोसेस, यहां से 2 प्रोडक्ट निकला ए और बी, मान लो ये फर्दर प्रोसेस हो रहा है, पर देखो जब स्प्लिट ऑफ हुआ तो मान लो यहां का यूनिट था 500 300, और दो स्प्लिट ऑफ में बेचे या ना बेचे वो इररिलेवेंट है। मान लो स्प्लिट ऑफ में बेचते तो इसको बेचते @100, इसको बेचते @80। तो ये मेथड क्या बोलता है कि जितना मेरा जॉइंट कॉस्ट लगा, इस जॉइंट कॉस्ट को बांटना है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। क्वेश्चन उठता है किस रेशियो में, जितना मेरा सेल वैल्यू होता स्प्लिट ऑफ में बेचते तब। स्प्लिट ऑफ में बेचते तो सेल वैल्यू क्या था, 500 × 100 50,000, 300 × 80 24,000। यानी मेरा जो जॉइंट कॉस्ट है उसको हम लोग बांटेंगे 50:24 के रेशियो में। ठीक, यानी ये बात यहां पे एब्सोल्युटली इररिलेवेंट है
कि ये स्प्लिट ऑफ में एक्चुअल में बिका है या नहीं बिका। बस खाली ये ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए हम लोग देखेंगे कि अगर स्प्लिट ऑफ में बेचते तो सेल वैल्यू क्या रहता, उस ज्वाइंट कॉस्ट को एग्जैक्ट उसी रेशियो में बांट देंगे। डन। पांचवा मेथड, हमारा आखिरी सिक्स्थ मेथड है एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। एनआरवी मेथड में एग्जैक्ट वही काम करते हैं जो हम लोग रिवर्स कॉस्ट में करते थे। रिवर्स कॉस्ट में 3 चीज माइनस करते थे, वहां पे 3 नहीं 2 चीज माइनस करते हैं। सेल वैल्यू लेंगे, फाइनली आउटपुट का जो है सेल वैल्यू वो कितना, वहां माइनस करते थे प्रॉफिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, या प्रॉफिट माइनस नहीं होगा, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस किए, वी विल नॉट डिडक्ट प्रॉफिट। वी विल नॉट डिडक्ट प्रॉफिट। सेल वैल्यू लेंगे फाइनल आउटपुट का, प्रॉफिट अगर माइनस कर दिया तब तो कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रिवर्स कॉस्ट में काम सही था, सेल में प्रॉफिट हटाए तो कॉस्ट मिलेगा। पर यहां पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। रियलाइजेबल माने क्या, बेच के नेट में क्या मिल रहा है, तो बेच के जो नेट में मिल रहा है उसको तो प्रॉफिट जुड़ा होना चाहिए। यही कारण है कि सेल वैल्यू फाइनल आउटपुट ले माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट था, हर एक प्रोडक्ट का एनआरवी मिला। ये जो एनआरवी आया ज्वाइंट कॉस्ट को उसी रेशियो में बांटेंगे। यानी अगर ऊपर वाले एग्जांपल का बात करें तो जो मेरा फाइनली आउटपुट आया ना, इसका सेल वैल्यू ले लो, लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो माइनस कर दे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है माइनस कर दे, तो मेरे को क्या मिलेगा नेट में, इधर में अगर बेचते तो मेरा नेट में रियलाइजेबल वैल्यू क्या रहता। डन। तो 6 मेथड, पहला फिजिकल यूनिट, अगला एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, तीसरा हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जहां फिक्स्ड और वेरिएबल को बांटे, वेरिएबल यूनिट्स के रेशियो में, फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। फोर्थ रिवर्स कॉस्ट, सेल वैल्यू से शुरू किए माइनस प्रॉफिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फर्दर प्रोसेसिंग। पांचवा सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ, कि स्प्लिट होती है अगर मार्केट में बेच देते तो क्या मिलता, जॉइंट कॉस्ट उसी रेशियो में बांटना है। एनआरवी सेल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, प्रॉफिट माइनस नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। चलो डन। अब एक आखिरी बात, ये सारा का सारा देखो हम लोग सीखे जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट के बीच में बांटना, पर कभी कभी बाई प्रोडक्ट भी निकल सकता है। तो अगर बाई चांस बाई प्रोडक्ट निकले तो पहले वो बाई प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल ले, वो कचरा का वैल्यू निकाल ले और टोटल कॉस्ट में से उस कचरे को माइनस कर दे, अब क्या मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट मिल जाएगा। अब मेरा पहला क्वेश्चन उठता है बाई प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन करेंगे कैसे। 2 तरीका, एक सिंस ये कचरा है तो स्क्रैप रियलाइजेबल रेट पे, मान लो 100 यूनिट निकला, स्क्रैप का रेट है 5, बेच के मिला 500, पहला तरीका। यह दूसरा तरीका है रिवर्स कॉस्ट मेथड। तुम लोग इसका मतलब क्या, मान लो ये प्रोसेस था, मान लो यहां से 3 प्रोडक्ट निकला है ए बी सी, ए है मेन प्रोडक्ट, बी है मेन प्रोडक्ट, सी है बाई प्रोडक्ट। अब मान लो बाई प्रोडक्ट मार्केट में इस हालात में नहीं बिकता, इसको फर्दर प्रोसेस करके फिर ढंग का कचरा बनाकर बेचना पड़ता है। तब इस सिचुएशन में अगर मेरे को इसका बाई प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना है यहां पर, तो ये तो मार्केट में बिक ही नहीं रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कॉस्ट लगाएंगे। रिवर्स कॉस्ट मतलब क्या, खाली इसका सेल वैल्यू लेंगे, इसमें कुछ प्रॉफिट कमाए तो माइनस करेंगे, इसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस करेंगे, इसका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, तो मुझे यहां पे इसका कॉस्ट मिल जाएगा। और एक और मुझे यहां पे इसका कॉस्ट मिल गया, इस टोटल जॉइंट कॉस्ट में से बाई प्रोडक्ट के वैल्यू को हटा, दोनों मेन प्रोडक्ट का वैल्यू मिल जाएगा। यानी बाई प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीका रहेगा, एक स्क्रैप रियलाइजेबल रेट, पर जनरली वो एग्जाम में वो नहीं देता, और दूसरा तरीका क्या देगा, रिवर्स कॉस्ट मेथड। तो यहां पे सबका रिवर्स कॉस्ट मत लगा देना, खाली बाय प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना है, खाली कचरे का वैल्यू निकालना है, कचरे का वैल्यू रिवर्स कॉस्ट से निकालेंगे। ठीक। अब मान लो एग्जांपल दे रहा है, ज्वाइंट कॉस्ट लगाया है 50,000, 3 प्रोडक्ट आया था ए बी सी। ठीक। मान लो कितना कितना यूनिट आया, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं
500 यूनिट आया, 300 यूनिट आया, या नीचे लिख देते हैं, 500 यूनिट आया, 300 यूनिट आया, 200 यूनिट आया। हम कुछ सिनेरियो बनाएगा। मान लो तीनों बाई प्रोडक्ट है, सॉरी तीनों मान लो मेन प्रोडक्ट है। अगर मेन प्रोडक्ट है मतलब ये सारा जॉइंट प्रोडक्ट है, तो हम लोग जो मन चाहे मेथड लगा सकते हैं, फिजिकल यूनिट या एवरेज यूनिट कॉस्ट या जॉइंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन या सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ या एनआरवी या रिवर्स कॉस्ट, जो मन चाहे रेशियो में बांट देंगे। अगर बाई चांस बोले कि दो मेन प्रोडक्ट है, एक मेन प्रोडक्ट है, दो बाई प्रोडक्ट है, तो जैसी वर्ड बाई प्रोडक्ट आएगा ना, जैसी वर्ड बाई प्रोडक्ट आएगा तो भैया पहले इस बाई प्रोडक्ट का वैल्यू खुद निकाल। बाई प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे मिलेगा? आइदर स्क्रैप रियलाइजेबल रेट या रिवर्स कॉस्ट। तो खाली बी और सी का वैल्यू निकाल, आइदर स्क्रैप रियलाइजेबल रेट या रिवर्स कॉस्ट पे। मान लो इसका वैल्यू आ रहा है, एग्जांपल देते हैं 2000, इसका वैल्यू आ रहा है 7000। तो मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या बन जाएगा? इस 50 में से 2 और 7 को हटा, मुझे मिल जाएगा 41,000 मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट। यानी देखो यहां पे कोई मेथड नहीं लगा। जब कोई बाय प्रोडक्ट आएगा ना, तो बाय प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल, टोटल में से बाय प्रोडक्ट को उड़ा दे। ठीक, अगला सिनेरियो, मान लो बोले ये भी मेन प्रोडक्ट है, खाली सी बाय प्रोडक्ट है। तो अगर खाली सी बाय प्रोडक्ट है ना, तो जो बाय प्रोडक्ट है, देखो मैं बार बार बोल रहा है, अगर कोई बाय प्रोडक्ट है पहले खाली बाय प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल, आइदर स्क्रैप रियलाइजेबल रेट पे या रिवर्स कॉस्ट मेथड में, जो मन चाहे, जो मन चाहेंगे, जो क्वेश्चन में बोलेगा। मान लो इसका वैल्यू कितना आया है रिवर्स कॉस्ट से 7000, तो ये 50,000 में से 7000 उड़ा दे, क्या बचेगा 43। ये 43,000 किसका है वैल्यू? इन दोनों का। और अगर ये दोनों का है तो इस 43,000 को ये दोनों मेन प्रोडक्ट में बांट देंगे। जब ये दोनों ही मेन प्रोडक्ट में बांट रहा है, मतलब जॉइंट कॉस्ट जैसे बांटते थे 6-7 मेथड में, उस हिसाब से बांट देंगे। डन। यानी सिंपल बात, अगर बाई चांस बाय प्रोडक्ट आए तो पहले बाय प्रोडक्ट का वैल्यू निकालो, आइदर स्क्रैप के रेट पे या फिर जॉइंट रिवर्स कॉस्ट मेथड पे। एक बार उसका वैल्यू आया, उस जॉइंट कॉस्ट में से उसको माइनस कर, कचरे को माइनस कर, बाकी जो बचा वो मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट है, उसमें जो मेथड लगाना है लगाना, अपने आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डन। चलो इसी के साथ हमारा जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का पूरा रिविजन होता है खत्म। चलो डन, बाय बाय।